स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पावर सिस्टम से है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केल्विन्स लॉ के बारे में। जी हाँ, अंडरग्राउंड केबल में हम लोगों ने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम लोग का बचा हुआ है लास्ट टॉपिक केल्विन्स लॉ। ठीक, चलिए समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज, यानी इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर, इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर किसके नियम से ज्ञात की जाती है, तो वो कुछ अलग नहीं, इन्हीं केल्विन्स का नियम है, यानी केल्विन्स लॉ ही है। ठीक, यानी वन लाइनर अगर किया जाए तो केल्विन्स लॉ की सहायता से ही कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज ज्ञात की जाती है। ठीक, तो अभी तक साइज तो समझ में आ रहा था, मगर ये इकोनॉमिकल साइज क्या है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं, समझते हैं। तो जो इकोनॉमिकल साइज है, ठीक, देखिए अगर हम लोग बात करें ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम की, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग का क्या है, ये टावर्स हो गए, ये हम लोग का टावर, और इसमें क्या है, ओवरहेड से कंडक्टर जा रहे हैं। ठीक, अब अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए, मतलब एलिमेंट की अगर बात करें, तो हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलेटर्स लगेंगे। ठीक, फिर क्या होगा, टावर्स होंगे, फिर क्या होगा, क्रॉस आर्म होगा, और सबसे ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, कंडक्टर, मतलब कि चालक। ठीक है, अगर दूसरी ओर हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम में देखें, मतलब कि अगर जमीन है उसके अंदर अगर हम केबल को बिछा रहे थे, तो केबल भी केवल चालक से नहीं, उसमें भी क्या था, मेटेलिक शीट था, इंसुलेशन था, इन सब चीज़ों की सहायता से ही हम लोग की अंडरग्राउंड केबल बन रही थी और उसको जमीन के अंदर डाला जा रहा था। ठीक, तो दोनों ही कंडीशंस में हम लोग का ये जो कंडक्टर है ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पावर सिस्टम को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, तो इस पे क्या है, कुछ खर्चा भी आएगा, कॉस्ट भी लगेगा। ठीक, उसी कॉस्ट को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। एक को बोला गया फिक्स कॉस्ट, मतलब स्थिर लागत, और दूसरे को बोला गया रनिंग कॉस्ट, मतलब कि चल लागत। तो इकोनॉमिकल का मतलब ही है सस्ता, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही कम कीमत में तैयार किया हुआ। ठीक, तो उस कंडक्टर की हमको साइज तो डिसाइड करते हैं हम लोग किससे, धारा के मान से। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही इकोनॉमिकल साइज की, मतलब कि वो ज्यादा मितव्ययी ना हो, सस्ता रहे, कीमत में कम रहे, इस साइज का कनेक्टर हमको चूज करना है। ठीक, तो उस नियम का प्रतिपादन किसने किया, केल्विन ने किया। तो केल्विन के नियम से ही हम लोग कंडक्टर की, चाहे वो ओवरहेड का हो चाहे वो अंडरग्राउंड का हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसकी इकोनॉमिकल साइज हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अगर हम ओवरहेड सिस्टम की बात करें, तो ये हम लोग के कुछ बेसिक एलिमेंट हैं जिनकी सहायता से ही हम लोग पावर का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इंसुलेटर हो गया, टावर हो गया, क्रॉस आर्म हो गया और कंडक्टर हो गया। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि इकोनॉमिकल साइज ज्ञात करने के लिए हम लोगों को उसकी कॉस्ट ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ही कम से कम हो, यही होता है इकोनॉमिकल का मतलब। ठीक, तो कॉस्ट को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया फिक्स कॉस्ट, यानी कि स्थिर लागत, और दूसरा को बोला गया रनिंग कॉस्ट, यानी कि चल लागत। ठीक, तो नाम से ही क्लियर है, फिक्स मतलब एक बार जो खर्चा आना है वो आ गया, टोटल हो गया, उतना पैसा लग गया, वो फिक्स हो गया। ठीक, लेकिन रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि आज भी पैसा खर्च किया गया, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, निरंतर जब तक वो चीज़ें चल रही हैं तब तक हमको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। जैसे बाइक एक बार खरीदा गया, वो क्या, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन उसमें तेल भराना है, ईंधन जो लग रहा है, वो सब क्या आएगा, रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से ट्रांसमिशन सिस्टम में भी हो गया, चाहे वो ओवरहेड से हो रहा हो चाहे वो अंडरग्राउंड सिस्टम से हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए इंसुलेटर्स, टावर, क्रॉस आर्म, एक बार इनकी डिज़ाइन कर ली गई, बता दिया गया कि भाई कितने केवी का इंसुलेटर चाहिए, टावर की हाइट क्या होगी, ये सब चीज़ें फिक्स हैं।
तो इन सब पे जो कीमत आएगी वो रखी जाएगी किसमें, फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत, वो रखी जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत। ठीक, अब ये समझ में आ रहा हो कि जो कंडक्टर है भाई वो भी फिक्स होता है, कितने किलोमीटर लंबी लाइन है, कितनी पावर के लिए उसको डिजाइन करनी है, तो ये कंडक्टर की कॉस्ट भी फिक्स होनी चाहिए। ठीक, हाँ, फिक्स नहीं होकर बल्कि ये सेमी फिक्स होती है। अगर हम लोग देखें तो कंडक्टर पे जो कॉस्ट लग रही है उसको हम लोग सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो कंडक्टर की साइज है, कंडक्टर की जो साइज है वो कहीं ना कहीं आपकी धारा पर निर्भर कर रही है, और जो धारा है वो क्या है, वेरी हो सकती है। ठीक, तो वेरिएबल अगर वो कंटिन्यू है तो रनिंग कॉस्ट में लेंगे, जो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमको अभी चालक को लगाना है, ठीक, खरीदना है, लगाना है, उस कॉस्ट की बात हो रही है, तो वो फिक्स है लेकिन पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, इसलिए उसको किस में रखा गया, सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, चलिए अब रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, तो चालक अगर लग गया तो उसमें क्या हो रही है, धारा जा रही है तो हानियां भी हो रही हैं, तो उन हानियों को खत्म करने के लिए या फिर उन हानियों की वजह से चालक में जो क्षय हुआ है, ठीक, उन सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उन सब पे जो कॉस्ट आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रनिंग कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सेमी फिक्स्ड और आपकी फिक्स और रनिंग कॉस्ट होगी क्या। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टावर्स, क्रॉस आर्म और इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, इन सब पे जो कॉस्ट लग रही है, इन सब पे जो कॉस्ट लग रही है वो मान लिया गया क्या है, C1। इसकी जो कॉस्ट है वो C1 है। ठीक, अब जो C1 है ये एक प्रकार से फिक्स कॉस्ट है भाई, टावर जितनी हाइट का लगाना है फिक्स है, इंसुलेटर फिक्स है, तो इन सब पे जो कीमत आएगी वो फिक्स कॉस्ट में आएगी, पहले डिस्कस हो गया है। तो मान लेते हैं कि वो कीमत कितनी है, P1, वो कीमत कितनी आ रही है, P1 आ रही है। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोगों ने कहा ये फिक्स नहीं, ये किस में आएगी, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी। क्यों सेमी फिक्स्ड में आएगी, देख लेते हैं अभी। तो जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है ये किस पे डिपेंड करेगी भाई, कितना अमाउंट में यहाँ पर लग रहा है कंडक्टर। ठीक, तो अमाउंट ऑफ, या हम यूँ बोल सकते हैं कि वेट ऑफ कंडक्टर, जितना चालक का भार होगा उतना ही उस पर कॉस्ट लगने वाली है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्या है, ये C2 है, इसको मान लेते हैं C2 है। अब C2 प्रोपोर्शनल हम क्या लिख सकते हैं, वेट क्या हो सकता है भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, घनत्व गुणे आयतन। ठीक, C2 प्रोपोर्शनल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एरिया स्मॉल ए इनटू लेंथ यानी स्मॉल एल मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी फिक्स है और डेंसिटी तो पहले से ही फिक्स होती है, चालक का घनत्व तो क्या फिक्स होगा। तो उस केस में जो C2 है ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है, अभी मान लेते हैं केवल और केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया ए पर, जबकि ये दोनों चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसी को बराबर करने के लिए एक समानुपाती स्थिरांक हम लोग मानेंगे क्या, P2। ठीक, वहां P1 था, यहां मान लेते हैं क्या, P2। तो C2 जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर, एरिया किस पे डिपेंड करता है, चालक का करंट पर, करंट किस पे डिपेंड कर रही है, लोड पर। तो लोड का अमाउंट तो फिक्स है, ठीक, जैसे 10 किलोवाट लोड जाना है वो फिक्स है, लेकिन अब उस 10 किलोवाट में 8 किलोवाट चल रहा है कि 9 किलोवाट चल रहा है, वो क्या है, वेरिएबल है, वो वेरी करेगा जिससे धारा वेरी करेगी। ठीक, तो साइज हमेशा वेरी नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिया पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए बोला गया क्या, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो C2 प्रोपोर्शनल बराबर हो गया PT इंटू A के। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसकी, रनिंग कॉस्ट की। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिकल साइज हम लोग को ज्ञात करनी है। इकोनॉमिकल साइज मतलब
कम से कम खर्चा वाली साइज, ठीक, जिसपे पैसा क्या हो, साइज ऐसी हो कि काम भी हो जाए हम लोग का और कीमत भी क्या है, कम से कम आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे तो देखिए अब रनिंग कॉस्ट देखेंगे। तो जो हम लोग की रनिंग कॉस्ट है पहले समझेंगे कि ये है क्या। तो रनिंग कॉस्ट अगर मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है C3 से, ठीक है। तो देखिए रनिंग कॉस्ट का मतलब ये है, जैसे एक बाइक को लेकर समझते हैं, बाइक जब खरीदी गई तो उस पे जो लगा वो फिक्स्ड कॉस्ट लगा। अब बाइक चल रही है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर चली, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि चलने की वजह से उसके कुछ पार्ट्स में खराबी आ गई है, उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तो उस पे जो खर्च आ रहा है वो हम लोग का कहलाएगा क्या, रनिंग कॉस्ट कहलाएगा, ठीक। अब ट्रांसमिशन लाइन पे कंडक्टर के लिए क्या कैसे होगा वो समझते हैं। अब जो हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है वो चाहे ओवरहेड का हो चाहे वो अंडरग्राउंड केबल हो, ठीक, जब उसमें से धारा जाएगी तो वहां पे क्या होगा, I2R की हानियां होंगी, ठीक। उन हानियों की वजह से कंडक्टर की जो लाइफ पीरियड है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी, तो उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा आ रहा है वो हम लोग का क्या होगा, रनिंग कॉस्ट में ही आएगा, ठीक। तो जो रनिंग कॉस्ट है जिसको हम लोगों ने C3 माना है, ये अगर देखा जाए तो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, इलेक्ट्रिकल लॉस पे। ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी हम लोग की इलेक्ट्रिकल लॉस पे। अब इलेक्ट्रिकल लॉस होंगी क्या, तो I2R, ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं C3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2R, R की वैल्यू क्या, रो L बाई A, ठीक है। अब अगर बराबर करने के लिए एक समानुपाती स्थिरांक को माने और ध्यान दीजिएगा लेंथ रो और I करंट की जो वैल्यू है इन सभी को कांस्टेंट मान ले रहे हैं P3, तो एक बच जाएगा, ठीक। करंट कांस्टेंट इसलिए क्योंकि एक निश्चित लोड आपका फिक्स होगा 10 किलोवाट 15 किलोवाट। अब जैसे 10 किलोवाट का लोड है तो उतना तो हमको भेजना है, अब कंज्यूमर कितना यूज कर रहा है, दैट्स मीन 8 किलोवाट कर रहा है, 8.5 किलोवाट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी, बट जो हम भेज रहे होंगे उसके लिए करंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसलिए उसको कांस्टेंट मान लिया गया है, ठीक है। तो हमको ये मिला कि C3 P3 बाई A, ठीक। ये हम लोग की आ गई रनिंग कॉस्ट, ठीक। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें टोटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर C अगर मान लेते हैं तो C बराबर होगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, P1 प्लस C2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, P2 इंटू A प्लस C3 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, P3 बाई A, क्लियर। दैट्स मीन जो कैपिटल कॉस्ट है मतलब कुल लागत जो है कंडक्टर पर लगने वाली वो P1 प्लस P2 प्लस P3 बाई A, ठीक। ये अभी तक हम लोगों ने केल्विन के नियम से कुछ चीजें मानकर इतनी चीजें निकाली हैं, ठीक है। वो जो चीजें हम लोगों ने माना है उसको बोलते हैं केल्विन के नियम की लिमिटेशन, मतलब उसी लिमिट के अंतर्गत ही केल्विन का रूल फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। उसका भी डिस्कस अभी हम आगे करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था, इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक। एरिया तो साइज का मतलब एरिया से ही है कंडक्टर में, तो एरिया तो आपका देखिए एरिया ज्यादा भी हो सकता है, अगर देखिए बात करें R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, ठीक है। एरिया डिपेंड करता है करंट की वैल्यू पर। अब करंट और रेजिस्टेंस रिलेशन लोगों को पता है कि क्या होता है, इनवर्सली का होता है, मतलब अगर एरिया आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो R की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, I की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब समझिएगा अगर एरिया बहुत ज्यादा कर दिया गया तो ठीक है, रेजिस्टेंस तो कम हो गया, लॉसेस कम होगी, बट एरिया बढ़ने की वजह से जो हम लोग के कंडक्टर्स हैं वो सब किस पे हैं, टावर पे ही तो कैरी कर रहा है, टावर इसको क्या कर रहा है, कर रहा है। ये जो सब टावर हैं इन सब का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उस पे जो कॉस्ट आ रही है वो अब बढ़ जाएगी, मतलब आप बहुत ज्यादा एरिया को बढ़ा भी नहीं सकते हो, ठीक। अब सेकंड थिंग देखा जाए, अगर मान लीजिए हम लोगों ने घटा दिया एरिया, घटा दिया, एरिया को घटाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा,
करंट का मान क्या होगा, कम होगा, मतलब आई स्क्वायर आर की हानियां क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और इलेक्ट्रिकल लॉस बढ़ने से जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोला गया इकोनॉमिकल साइज, दैट्स मीन ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा, एक ऐसी साइज मिले जिसपे ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर लगने वाला है वो एक इकोनॉमिकल वैल्यू हम लोग को देता है। तो ये तो कॉस्ट निकल गया है, लेकिन हम लोग अब इकोनॉमिकल कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि इकोनॉमिकल साइज के लिए कॉस्ट क्या रहने वाली है, या फिर किस कंडीशन के लिए हम लोगों को इकोनॉमिकल साइज मिलेगी, किस कॉस्ट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोगों को टोटल जो अब निकालना है इकोनॉमिकल, या इसको बोल सकते हैं मिनिमम, भाई कम से कम मिनिमम कॉस्ट। ठीक, मिनिमम कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है, वही इकोनॉमिकल होगी। तो देखिए अब मिनिमम निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है उसका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके बराबर रखेंगे 0 के। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एरिया ही वेरिएबल है। ठीक है, बाकी चीजें भाई सी का इक्वेशन क्या था, P1 प्लस P2 इंटू ए प्लस P3 बाई ए, ये कॉस्ट आएगा टोटल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का एरिया ही वेरी करेगा। ठीक, चलिए कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0 करना ही है, 0 बराबर P1 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, P2 कांस्टेंट है, बाहर लेंगे ए का कितना हो जाएगा 1 प्लस P3 कांस्टेंट है, अब 1 बाई ए का करेंगे, ए ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये बचेगा ए स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो आ रहा होगा। अब इसको बेटा देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा क्या, P2 इज इक्वल टू P3 बाई ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P2 इंटू ए, यहाँ से एक ए को उधर भेज दिया गया, इज इक्वल टू P3 बाई ए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक बंधु, चलिए तो हुआ क्या, P2A किसकी वैल्यू थी, C2 की, P3 वाली किसकी वैल्यू है, C3 की वैल्यू है। दैट्स मीन्स C2 इज इक्वल टू C3 होने पर मिनिमम कॉस्ट होगी कंडक्टर की, जो कि इकोनॉमिकल होगी, जो कि इकोनॉमिकल होगी। ठीक है, बात समझ में आई, यानी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट के जब होगा तब हम लोग को कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज मिलेगी। ये किसके नियम से पता चला, केल्विन के नियम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये तो बात आई कंडीशन की, लेकिन एरिया क्या होगा ये हमको देखना है। तो देखिए एरिया जो निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं एरिया को। ठीक, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, भाई इसको इधर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू P3 बाई P2, यानी ए इज इक्वल टू अंडर रूट P3 अपॉन P2। ठीक है, तो A इज इक्वल टू निकल के आया अंडर रूट P3 अपॉन P2। ये हम लोग का एरिया हो जाएगा कंडक्टर का, दैट्स मीन इकोनॉमिकल साइज हो जाएगी। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, लिमिटेशन, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही कई चीजें अपने अकॉर्डिंग मान ली हैं। ठीक, परिसीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, किस लिमिट के अंतर्गत ये नियम वैलिड करेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट कि जो एरिया ऑफ कंडक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के। मतलब ये बात तो अलग हो गई थ्योरी, भाई जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है एरिया ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, जबकि इनका एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, P3 बाई P2 पर। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये हो गया। फिर सेकंड थिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ फिक्स लोड के लिए करंट लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। तो भाई ठीक है, P इज इक्वल टू VI cos पाई होता है, यानी हम cos पाई को हर एक कंडीशन में कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक, चाहे जैसा लोड हो सबके लिए cos पाई की वैल्यू हम सेम ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तभी पावर के बढ़ने से स्थिर वोल्टेज पर करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी।
ठीक, ये सेकंड चीज हो गई। फिर थर्ड चीज ये निकल के आया कि जो केल्विन के कंडक्टर की साइज है, केल्विन कंडक्टर जो है इसका एरिया जो है, केल्विन के कंडक्टर का जो एरिया होता है वो कम होता है एक्चुअल एरिया से। ठीक, यानी इसको अगर हम लोग वन लाइनर में लिखें, देखिए थर्ड थिंग ये है, तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट ये है कि जो केल्विन के नियम से, केल्विन लॉ से साइज ऑफ कंडक्टर जो है, साइज ऑफ कंडक्टर ये लेस देन होगी एक्चुअल साइज से। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में तो करंट वैल्यू कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि अकॉर्डिंग क्या Pg/P2 के रूट टाइम्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, केल्विन के नियम से जो साइज ऑफ कंडक्टर है वो लेस देन होगी, कम होगी किससे, एक्चुअल साइज से, जो वास्तव में साइज होनी चाहिए उससे हम लोग को कम मिलेगा। ठीक, फिर अगर साइज कम हो जा रही है, अगर साइज क्या है कंडक्टर की कम हो जा रही है तो कॉस्ट तो बच रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कोरोना का इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रिकल कोरोना का जो इफेक्ट है वो कंडक्टर की साइज कम होने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वो लॉस बढ़ गई, एफिशिएंसी क्या होगी, घट जाएगी। तो मतलब ये है कि इन सब लिमिटेशन को अगर ध्यान से रखें और कुछ चीजों को हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है, नगण्य मान के छोड़ दें, तब जाकर केल्विन्स लॉ हम लोग का सही होगा। इसीलिए जो प्रैक्टिकल है वहां पे ये पूरी तरीके से लागू नहीं होता, केवल थ्योरी के लिए ही हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो केल्विन्स का नियम यही इतना था कि कैसे हम लोग कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है और वो साइज क्या होती है और किस लिमिटेशन के साथ वो वैलिड है। ठीक, चलिए इतना टॉपिक कवर करिए, जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।